मेरा सभी को नमस्कार। और आज जो 6 से 7 की बैठक हुई थी उसमें सहकार से समृद्धि की ओर कैसे जाएं और किस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आगे बढ़ाना है, इस पर उत्तराखंड राज्य पर विशेष चर्चा के दौरान अधिक नहीं बोल पाने के कारण मैं आपको अलग से एक वीडियो इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इससे समय भी बचता है और आपके सहकारिता के संबंध में जो आगे बढ़ने की प्रक्रिया है उसमें भी मदद मिल सकती है। मेरा सबसे अनुरोध है कि पहले सहकारिता का अर्थ भी हमें समझना होगा। जैसा कि सहकारिता से समृद्धि, इसका मुख्य उद्देश्य है सहकारी संस्थाओं को विकसित करना, उनका सतत विकास कैसे हो, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और बेहतर किस तरह से उनको बनाया जाए और विश्व और समाज हमारा है वो प्रांत और देश का और विश्व का निर्माण किस प्रकार किया जाए कि हमारे सामने एक नया विश्व निर्माणशील, प्रगतिशील दिखे। तो मुख्य सिद्धांत जो कोऑपरेटिव का है, इसमें आत्म सहायता पहला इसका सिद्धांत है। सबसे पहले हम अपनी ही इस कोऑपरेटिव के माध्यम से जो इसका सिद्धांत है उसमें अपनी सहायता कर रहे हैं। अपना ये कार्य जो कम करने जा रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा लाभ सबसे पहले हमको होना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। और दूसरा क्या है कि आत्म जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी क्या होगी और आप समाज के प्रति कितने जिम्मेदार हैं और देश के प्रति कितने जिम्मेदार हैं, यह भावना भी आपके अंदर उत्पन्न होगी। लोकतंत्र, समानता, क्षमता और एकजुटता भी इसका एक अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। ईमानदारी, खुलेपन, सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिकता तथा दूसरों की देखभाल करना, आप ये कह सकते हैं, इसका ये मुख्य प्रिंसिपल है सहकारी समितियों का। जो राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025, जिसमें सहकार से समृद्धि की योजना है, उसका ये प्रमुख सिद्धांत है। इसके लिए कानून भी बने हुए हैं। कानून क्या है कि जो आपके साझा आर्थिक या सामाजिक लक्ष्यों के आधार पर गठित संगठन हैं, जिनको कि आप कोऑपरेटिव कहते हैं, का नियमन करना है, इनको रेगुलेट करना है, इन पर नज़र रखनी है कि कैसे ठीक ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यह प्रयास शासन द्वारा किया जाता है और इससे ज़्यादा नियंत्रित यदि सहकारी समूह नहीं भी होते हैं तो हमें अपने ऊपर इस बात का दायित्व लेना चाहिए और इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम पारदर्शी तरीके से और एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह से जो हमारा दायित्वशीलता है, जवाबदेही है और पारदर्शिता है, उसका अनुपालन करते हुए इन समूह का सहयोग की भावना से एक दूसरे की मदद करते हुए अपने ग्रामीण विकास पर जुट जाएं। सहकारिता का उद्भव तो 1858 में हुआ था। इसके जनक रॉबर्ट ओवेन थे और यह जो उद्देश्य सहकारिता का आइडिया बहुत पुराना है। अब हम देखते हैं कि सहकारिता को आप किस तरह से कितने भागों में उसे देख सकते हैं। सहकारिता का मतलब आपस में मिलजुल के सहयोग से, दूसरे पर विश्वास करके, दूसरे के प्रति त्याग करके, ईमानदारी के साथ समिति बना करके शासन के पॉलिसी के तहत
बनाते हुए पारदर्शितापूर्ण ढंग से आगे बढ़ना और ग्रामों का विकास करना है। और यह आपके कई क्षेत्रों में हो सकता है इस तरह का कार्य, जैसे उत्पादन। जो उत्पादन से संबंधित जो समितियां हैं उनको उत्पादक सहकारी समितियां कहा जा सकता है। और इसी तरह से विपणन से संबंधित जो हम सहकारी समितियां बनाएंगे उनको विपणन सहकारी समितियां बोल सकते हैं। एग्रीकल्चर, खेती, किसान है, खेती कर रहा है और खेती से रिलेटेड जो भी हम इस तरह की कोऑपरेटिव्स बनाते हैं उनको हम कृषक सहकारी समितियां कह सकते हैं। इसी तरह से आवास, सहकारी आवास समितियां के अंतर्गत आती हैं। तो इतने इन क्षेत्रों में हम इन सहकारी समितियों के माध्यम से अगर ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करते हैं तो हर क्षेत्र में प्रगति का होना आवश्यक है और अवश्य ही आपको उसी में सफलता मिलेगी। और यह जो हमारा नीति है सहकारिता की, यह संविधान भी इसको आर्टिकल 43 के अंतर्गत स्पष्ट करता है कि 43 खा में है उल्लेख कि राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्व प्रदान करता है, जिसे 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये संविधान भी हमको इसका इजाज़त देता है कि हम कोऑपरेटिव के माध्यम से कार्य आगे बढ़ाएं और अपना विकास और देश का विकास करें। जो इसकी नीतियां हैं, जो राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 में पुनः उसको रिवाइज करते हुए राष्ट्र द्वारा निर्धारित की गई है, इसमें मूल उद्देश्य सहकार से समृद्धि है। इसको दृष्टिगत रखते हुए इसके साथ सहकारी क्षेत्र को आधुनिक बनाने और सशक्त बनाने के लिए नियम और नीतियां बनाना, जिसमें प्रत्येक गांव में सहकारी संस्थाएं स्थापित करना, डिजिटल अपनाना, वित्तीय पारदर्शिता और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना आदि है। तो आज हम आपको इसके बारे में जो प्रारंभिक रूपरेखा थी वर्णन कर रहे हैं और इसके बाद हम निरंतर इस बात पर प्रतिदिन चर्चा करते रहेंगे। और किसी को भी इसके बारे में कोई कहना हो, अपने विचार देने हों, वो भी इसी तरह से सहकारिता के बारे में इस ग्रुप में अपने विचारों को डाल सकता है, और ताकि सभी लोग सहकारिता के भाव को समझें और उसको समझने के बाद अपनी आत्म उत्थान, समाज का उत्थान और राष्ट्र का उत्थान, जो इसके अंदर भावना छिपी हुई है, उस पर लग जाएं और एकजुट होकर के त्याग की भावना से, सहयोग की भावना से और आगे बढ़ने का प्रयास करें। इसी के साथ ही मैं आज ये आपको पहला अपना संदेश प्रेषित कर रहा हूँ। आशा है आप मेरे इन वाक्यों से सहमत होंगे और सहकारिता का जो रूप हमारे अब तक देखने को मिल रहा है इदा कदा, जिनके मन में कुछ भ्रांतियाँ हैं कि सहकारिता असफल हो रही हैं और सहकारिता में असफलता का मूल कारण वर्तमान समय में विद्यमान भ्रष्टाचार, और इसमें जो है हम अपने दायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है, और हमारे अंदर पारदर्शिता नाम की चीज़ नहीं है। जिस दिन हम इसको समझ जाएंगे, सहकारिता से बढ़ के कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिसमें कि आत्म, समाज और राष्ट्र की प्रगति निहित हो। इसलिए आइए मिलकर हम अकाउंटेबिलिटी, लायबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर अपने को आगे बढ़ने में सहकारिता नीति का सहयोग लें। धन्यवाद।